हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे लाइव में। आप सब लोगों के पास अगर ये वीडियो जाता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। और ये वीडियो जो मैं इस पुस्तक का मतलब कि जो बुक में रीड करती हूँ, रिच डैड और पुअर डैड, ये बुक आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे हमें वित्तीय समझ आती है। सबसे खास बात इससे यह होती है कि जब हम कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं तो हमें नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है, मतलब हम नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, हम पैसों के लिए काम करना सीखते हैं। लेकिन अगर हम रिच डैड पुअर डैड जैसी और भी पुस्तकें जो वित्तीय रूप से हमें साक्षर बनाती है, तो हम पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाएं ये सीखते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप पैसों से अपने लिए काम करवाना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए है, लेकिन अगर आप पैसों के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर ये पुस्तक आपके लिए नहीं है। अब डिसाइड आपको करना है कि इस पुस्तक को सुनना है या नहीं सुनना है। जो व्यक्ति इस पुस्तक को सुनेगा, इस किताब को सुनेगा, वह व्यक्ति ये समझ पाएगा कि पैसों से अपने लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। तो इसका पूरा मैंने लेसन बाय लेसन मैंने पढ़ दिया है। आपको मेरे इस फेसबुक पेज पे वो सारे मतलब लेसन मिल जाएंगे। इसके साथ ही मेरा एक यूट्यूब चैनल है, कमलेश उर्फ नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। अभी उसका नाम मैंने कमलेश सोनी कर दिया है क्योंकि सर्च करने में लोगों को दिक्कत आती है। तो कमलेश सोनी आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बुक्स ऑल नॉलेज। वहां पे सारी किताबें आपको एक साथ एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लेसन बाय लेसन आप उसे रीड कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से सुविधा है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप सबको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, तो सारी किताबें एक साथ अगर आप नहीं मंगवा सकते तो आप मेरे चैनल कमलेश सोनी में जाके आप उसे सर्च करिए यूट्यूब पे, और वहां पे जाके जितनी किताबें मैं अपनी लाइफ में पढ़ूंगी वो सारी किताबें आपको बुक्स ऑल नॉलेज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए, अब ये लास्ट होने वाला है, इसके बाद मैं दूसरी किताब पढ़ने वाली हूँ। तो फटाफट आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। 9:30 बजे का मैंने टाइम रखा है। पहले मैंने 8 बजे का टाइम रखा था, लेकिन अभी 9:30 बजे का टाइम लाइव का इसलिए रखा है कि रात में पुस्तक पढ़ना अच्छा रहता है और सारे काम से मैं फ्री होके 9:30 बजे लाइव आके इसे पढ़ सकती हूँ और मेरे लिए भी अच्छा रहता है। तो सोने से पहले एक बार अगर किताब पढ़ लो तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे पता है ये वीडियो आप तक पहुंचता है क्योंकि इसमें व्यूज आते हैं, इसमें लाइक आते हैं, तो आप इसे देखते जरूर है, आपको पसंद भी आता है। तो फटाफट आप लाइव ज्वाइन हुआ करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इससे मुझसे कमेंट के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8305746943। तो शुरू करते हैं। अध्याय 9, और ज्यादा चाहिए तो यह करें। कई लोग मेरे 10 कदमों से ही संतुष्ट नहीं होते। उनकी नजरों में उनमें दर्शन अधिक है, काम की बातें कम है। मैं सोचता हूँ कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल कई लोग होते हैं जो सोचने की बजाय करना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। मैं कहूंगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूँ और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूँ। सेम यही चीजें मेरे अंदर भी है। तो जो लोग इस तरह की कार्य सूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दे। दूसरे शब्दों में अवकाश ले और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दे और किसी नई चीज की तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूँ। मैं उन्हें फार्मूले कहता हूँ। मैं जिन फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बुक स्टोर में मुझे जोएल मास्कोविच की पुस्तक द 16% सॉल्यू मास्कोविच की पुस्तक द 16%
सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीदकर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज्यादातर लोग कदम नहीं उठाते या फिर वे किसी दूसरे की बातें सुनकर उस नए फार्मूले पर अमल नहीं करते जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फार्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह काम कर चुका है जिसे आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगे तथा कारोबार के गुर पूछे। 16% टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहां मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहां काम करती थी। मुझे पता चला कि वह भी टैक्स लियंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज ली जो तब से 16% ब्याज दे रही हैं। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्य करने में 1 दिन, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाए, पढ़े और सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कक्षाओं की खोज करता हूँ जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ और उनकी फीस चुकाता हूँ। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूं और नौकरी की जरूरत से आजाद हूं। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। जब मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूं तो मैं कई जायदादें देखता हूं और सामान्यतः एक प्रस्ताव या पेशकश लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही प्रस्ताव क्या होना चाहिए तो मैं भी कहाँ जानता हूँ। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे प्रस्ताव देते हैं, मैं तो यथासंभव न्यूनतम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउजेस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह अपने एजेंट और मेरे साथ 6 अपार्टमेंट हाउसेस देखने गई। 4 बेकार थे लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने सभी 6 पर प्रस्ताव लिख दिए जिसमें मालिकों की मांगी कीमत से आधी की पेशकश की गई थी। मेरी मित्र और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उन्हें लगा कि यह अपमानजनक है और इससे बेचने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दरअसल एजेंट उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे किसी ज्यादा अच्छे सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने आज तक मकान मालिक के सामने एक भी पेशकश नहीं की, एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा। वह महिला अब भी सही कीमत पर सही जायदाद की तलाश कर रही है। देखिए, जब तक सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो तब तक आप यह नहीं जान सकते कि सही कीमत क्या है। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा भाव मांगते हैं। यह दुर्लभ है कि कोई विक्रेता वास्तविक मूल्य से कम भाव मांगे। कहानी का सबक, प्रस्ताव दें, पेशकश करें। जो लोग निवेशक नहीं है वे जानते ही नहीं है कि किसी चीज को बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक प्लॉट था जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करता। अगर कोई मेरे सामने 10 सुअर देने का प्रस्ताव भी रखता तो भी मैं खुश हो जाता। प्रस्ताव पर नहीं बल्कि इस बात से कि किसी ने तो रुचि दिखाई। मैं शायद दाम बढ़ाता, शायद सुअरों का पूरा बाड़ा मांग लेता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मजेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। प्रस्ताव दे, कोई ना कोई तो हाँ कहेगा। प्रस्ताव देते समय मैं हमेशा बचाव की शर्त डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूँ जिसमें शर्त वाला प्रावधान होता है, जैसे किसी कारोबारी साझेदार का अनुमोदन। कभी भी ना बताए कि आपको कारोबारी साझेदार कौन है। ज्यादातर लोग यह बात नहीं जानते कि मेरे साझेदार मेरी बिल्ली है। अगर वे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर पर फोन करके अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं इस मूर्खतापूर्ण कथन के जरिए यह बताना चाहता हूँ कि यह खेल कितना आसान और सरल है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं और इसे जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही सौदा, सही कारोबार, सही लोग, सही निवेशक या चाहे जो भी हो, उसे खोजना डेटिंग जैसा होता है। आप बाजार में जाकर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत से प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्तावों का उत्तर दे सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। मैं बहुत से कुंवारे लोगों को जानता हूं जो घर पर बैठे रहते हैं और फोन की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तो यह है कि वे बाजार में जाए, भले ही यह सुपर बाजार ही क्यों ना हो। खोजना, प्रस्ताव रखना, अस्वीकार करना, सौदेबाजी करना और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज की प्रक्रिया के हिस्से हैं। महीने में एक बार किसी खास क्षेत्र में 10 मिनट तक जॉगिंग करें।
पैदल घूमे या कार यात्रा करें, मैं अपने कुछ सबसे अच्छे रियल एस्टेट निवेश इसी तरह खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करता हूं और फिर परिवर्तन पर नजर डालता हूं। किसी भी सौदे से फायदे के लिए 2 तथ्यों का होना जरूरी, एक है अच्छा सौदा और दूसरा परिवर्तन। अच्छे सौदे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परिवर्तन ही किसी अच्छे सौदे की लाभकारी अवसर में बदलता है। इसीलिए मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूं जहां मैं निवेश करना चाहूंगा। बार बार वहीं से गुजरने की वजह से मुझे छोटे छोटे परिवर्तन भी नजर आ जाते हैं। मैं रियल एस्टेट के ऐसे साइन बोर्ड पहचान लेता हूं जो लंबे समय से लगे हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाला सौदे के लिए ज्यादा उतावला होगा। मैं ट्रकों के आने जाने पर नजर रखता हूं। मैं रुक कर ड्राइवरों से बातचीत करता हूं। मैं डाकियों से बातचीत करता हूं। किसी इलाके के बारे में उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी होती है कि अचरज होता है। मैं कोई बुरा इलाका खोजता हूं, खासतौर पर एक ऐसा इलाका जहां किसी खबर की वजह से सभी लोग दूर चले गए हैं। कई बार तो मैं 1 साल तक बेहतरी के लक्षणों का इंतजार करता हूं। मैं रिटेलर्स, खासतौर पर नए दुकानदारों से बात करता हूं और पता लगाता हूं कि वे वहां क्यों आए हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे व्यायाम या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में सौदे की खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, मान ले टॉयलेट पेपर की, तो उपभोक्ता दौड़कर जाते हैं और स्टॉक पूरा भर लेते हैं। लेकिन जब मकानों के बाजार या शेयर बाजार से सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर दूर भाग जाता है। जब सुपरमार्केट अपने भाव बढ़ाता है तो उपभोक्ता किसी दूसरी जगह खरीदारी करने जाता है, लेकिन जब मकानों के बाजार या शेयर बाजार अपने भाव बढ़ाता है तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर अंदर जाता है और खरीदारी करने लगता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। सही जगहों पर अच्छे सौदे की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1000 में एक कंडोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से, मैं इसे सही करना चाहती हूँ। सही जगहों पर अच्छे सौदे की तलाश करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कंडोमिनियम खरीदा। मैंने उसके बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया कि फायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद की जायदाद की मालकिन नहीं थी। मैंने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का सोचना था कि रियल एस्टेट में निवेश की कक्षा में लिहाज से $500 की फीस बहुत ज्यादा है। उसने कहा था कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं ना ही समय, इसलिए वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले ऐसे लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र एक खास तरह का प्लॉट खोज रहा था। उसके पास पैसे तो था लेकिन समय नहीं था। मैंने अपने मित्र की आवश्यकता से बड़ा प्लॉट खोज लिया। फिर मैंने अनुबंध करने के बाद अपने मित्र को फोन किया। मित्र ने कहा कि वह उस प्लॉट का एक हिस्सा चाहता है, तो मैंने उसके मनचाहा हिस्सा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। बची हुई जमीन को मैंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। कहानी का सबक, केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसीलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसीलिए वे अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वाले को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचे। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचारी सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर हमने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोलभाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा कर लिया। क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे, यही मैंने शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखे, शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वे चंद चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की है और जिन्हें मैं अब भी करता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द है की है और करता हूँ, जैसे इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। संपत्ति का पुरस्कार पाने से पहले आपको कर्म करना होगा, अभी से ही काम में जुट जाए।
अध्ययन सत्र अध्याय 9 और ज्यादा चाहिए तो यह करें। अध्याय 9 और ज्यादा चाहिए तो यह करें, इसका सार भी मैं आज ही पढ़ना चाहूंगी। सार है, जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यह संक्षेप में कुछ चीजें बताई जा रही है जो रावट करते हैं। आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दे। थोड़ा विश्राम ले और आकलन करें कि क्या काम कारगर और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें, बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मास्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रावट को एक नई चीज सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो वह कर चुका हो, जो आप करना चाहते हैं, उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। कक्षाओं में जाएं, पढ़े और सेमिनारों में जाएं। रावट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते, बहुत सारे प्रस्ताव दे। आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। यह दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज की मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है, प्रस्ताव देते रहे। कोई हाँ कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दे। एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे की लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज करते समय यह करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। तभी बाजारों में अच्छे सौदे की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उसे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। अच्छे सौदे की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कंडोमिनियम खरीदा। रावट ने उसके बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रावट को बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रावट ने उससे जवाब दिया कि फायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो कुछ खुद की जायदाद की मालकिन नहीं थी। रावट ने इसे एक बैंक के फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि वह पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसीलिए वह भाव के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदे और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसीलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसीलिए वे अंततः कम सामान ही की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचे। रिटेलर थोक खरीदने वाले को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखे, शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई है। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रावट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछे और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। नंबर 1, क्या यह कार्यसूची आपको प्रेरित करती है या आपको भयभीत करती है। नंबर 2, आप ऊपर दी गई सूची में से कौन से काम पहले से कर रहे हैं। नंबर 3, इस सूची को पढ़ने के बाद कौन सी चीज उछलकर आपके सामने आ गई जिस पर आपने विचार नहीं किया था या पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था। आप इसे अपने जीवन में कर्म में बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। तो
कुछ अंतिम विचार हैं जो कल मैं पढ़ूंगी। कल इसका लास्ट रहेगा इस बुक का, और फिर एक नई बुक आने वाली है, वो भी बहुत अच्छी और जबरदस्त बुक होगी। तो आप सब लोग इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं कल लाइव 9:30 बजे। थैंक यू।